हेलो बच्चों, मैं आ गया केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बचे हुए पार्ट के साथ। इसमें हम सब 10 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। तो आइए बच्चों, हम सब उन 10 रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं जो इस बुक में आपके अपने क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। वो 10 रासायनिक अभिक्रियाएं क्रमशः संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये 10 रिएक्शन पढ़ने हैं। इसमें से ये जो नंबर 7 तक का रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये आपको बुक में एज ए पॉइंट मिलेगा। हालांकि इन दोनों को इसके साथ मिलाकर दे दिया गया है, तो बुक में 5 ही रिएक्शन दिखाए जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाला 5वां। इसको समझाने के क्रम में आपको इन दोनों को समझा दिया गया है। तो ये 7 तो आपको बुक में मिल रहे हैं, ये 3 आपको इन्हीं के बीच में कहीं कहीं इन 3 का जिक्र होता हुआ नजर आएगा। मतलब स्पेशली पॉइंट नहीं बनाया गया है अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, पर जरूरी तो है ये आपके इन्हीं 7 रिएक्शंस के बीच कहीं भी नजर आ जाएंगे। तो मैंने अंदर ही छिपा रहने देना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं उसे निकाल कर आपके सामने में बाहर में नंबर 8, 9 और 10 बनाकर रख दिया है। अब देखिए, हम सब इसके पहले रिएक्शन से शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में कहा जाता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिक्रमक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब 2 पदार्थ मिलेंगे और एक पदार्थ बनेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिक्रमक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन मतलब मिलना, मिल जाना, तो इसलिए इसको हम संयोजन अभिक्रिया कह रहे हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine and forms a single substance is called combination reaction। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो मैं अपने उसी पुराने वाले एग्जाम्पल का इस्तेमाल करता हूं। बनता है H2O। अब इस जगह मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगा, केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली क्या क्या इंफॉर्मेशन के साथ लिखी जाती है, क्या क्या लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। तो देखिए, यहाँ 2 अभिक्रमक यानी 2 रिएक्टेंट आपको नजर आ रहे हैं और एक उत्पाद बना है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? संयोजन अभिक्रिया का। इसमें इस जगह आप गैस लिखिएगा, इस जगह भी आपको गैस लिखना होगा और ये आपका लिक्विड स्टेट में आ गया। अगर आप गैस स्टेट में भी लाना चाहते हैं तो वाटर है, कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। अब यहाँ आप इसको समझिए, अगर आप सिर्फ इतना लिखकर छोड़ देंगे, जैसे डिफाइन आपने कर दिया और एग्जाम्पल में सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, तो हो सकता है सामने वाले टीचर से आपको कंप्लीट मार्क्स ना मिले। इसके लिए जरूरी होता है इन सब के नीचे इन सब का नाम लिखना। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, आप हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन और इस जगह आप लिख सकते हैं वाटर। तो इतनी चीजें आपको लिखनी होगी। ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। हाइड्रोजन के लिए H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिखाना पड़ गया। एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का और एक मॉलिक्यूल है वाटर का। एटम और मॉलिक्यूल के बीच का अंतर तो आपको मालूम है ही ना। H अकेला होता तो एटम होता, 2 हो गए तो 2 एटम हो गया, और 2 एटम जब एक साथ होते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल यानी अणु हो गया। तो एक अणु हो गया आपके हाइड्रोजन का, एक अणु हो गया आपके ऑक्सीजन का और एक अणु तैयार हुआ है जल का। नीचे नाम लिखना मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है, आपको लिखना ही चाहिए। तो ये आप समझ गए संयोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम सब। ये है Mg और ये है O2। अब यहाँ क्या बनेगा आज मैं आपको ये भी बताता हूँ। Mg और O2 देखकर आपको लगेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ MgO2, Mg एक है O2 2 है, लिख देता हूँ। ऐसा होता तो यहाँ लिखना पड़ता है H2O2, जो किसी और फॉर्मूले में वाटर की जगह आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पहुंचा देता। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ लिखने के लिए अगर छोटा मोटा कोई केमिकल रिएक्शन है तो यहाँ लिखने के लिए आप अपने उस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी मैंने बताई थी +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने बताई थी -2, दोनों कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया MgO। तो इस जगह आप लिख सकते हैं MgO, लिख नहीं सकते हैं, लिखना ही होगा, MgO ही बनता है, MgO2 जैसा कुछ नहीं बनता है। तो ये आपका वैलेंसी से तैयार होने वाला फॉर्मूला हो गया। आप स्टेट लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, जैसे इसको आप सॉलिड लिख सकते हैं, ये आपका गैस होता है और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड होता है। इसके नीचे आप यहाँ लिख दीजिएगा मैग्नीशियम, यहाँ आपका होगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन, और ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर ना भी दिख रहा हो तो कम से कम सुन के तो पता चल जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गए संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपने समझ लिया है, मेरे नोट्स में भी आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे कॉम्बिनेशन को और अच्छे से समझाने के लिए डेफिनेशन के साथ। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेगा, दोनों ही भाषाओं में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप जिस भी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं आप बेशक लिंक पर क्लिक कीजिए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, कोई चार्ज आपके लिए उस नोट्स की नहीं है। आप चाहें तो दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। चलिए आइए अब हम सब अगले पर आते हैं। अगला रिएक्शन आपके सामने में दिख रहा है वियोजन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में मिला था, डिकम्पोजिशन में टूटेगा, अलग होगा, तो इसके लिए कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक कोई पदार्थ होगा जो टूटेगा और कई सारा पदार्थ तैयार हो जाएगा, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट अप इनटू 2 or more substances is called decomposition reaction। उदाहरण के लिए आपके सामने में एक एग्जांपल बहुत आसानी से CaCO3, अगर मैं इसको हीट दूं यानी इसको अगर मैं गर्म करूं तो ये गर्म करने पर टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। तो ये जो रिएक्शन है देखिए एकल उत्पाद था, इसका नाम क्या होगा, ये है कैल्शियम और CO3 मैंने बताया था कार्बोनेट, तो ये आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके बारे में तो मालूम ही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसके 3 प्रकार होते हैं। हम उन तीनों प्रकारों को देखते हैं। जो सबसे पहला है वो है, इंग्लिश लिख रहा हूं, थर्मोलाइसिस। इसको आप कह सकते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा जो आपके सामने में आता है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। और लास्ट जो आपके सामने में आता है वो है फोटोलाइसिस, जिसको हम कहते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, एक क्वेश्चन आपके बुक में दिख जाता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों माना जाता है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्यों माना जाता है। तो जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि
वियोजन में एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा होता है। तो एक में जुड़ने का काम होता है, दूसरे में टूटने का काम, इसलिए दोनों एक दूसरे का उल्टा माना जाता है। अब हमको बारी बारी से इन अभिक्रियाओं को समझना है। तो देखिए मैंने यहाँ इसको तोड़ने के लिए क्या दिया है, हीट, ऊष्मा, गर्मी, और ऊष्मा को ही हम थर्म भी कहते हैं, थर्मल यानी ऊष्मीय। तो थर्मो यानी हीट के मदद से जब किसी को तोड़ा जाता है तो वो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में आता है, यानी उसको हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोलाइसिस। थर्मल यानी हीट देकर किसी चीज को तोड़ना। तो थर्मोलाइसिस तो आपको समझ में आ गया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट को ऊष्मा की मदद से तोड़ा जाता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी थर्मोलाइसिस कहते हैं। अब है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वैसे प्रोसेस को कहेंगे जहां वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं NaCl में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराऊं तो ये बनाएगा Na+Cl2। जिस जगह आएगा ऐसे, हालांकि शुरुआत में ये आयन के फॉर्म में होता है, पर आप आयन ना भी लिखे तो यहाँ चलेगा। इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा, तो इस पर आपको विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी पड़ी। तो इसलिए चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से स्प्लिट हुआ है, टूटा है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ जाएं तो नजर आता है फोटोलाइसिस, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। वहां अगर मैं AgBr के ऊपर सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की बात करूं तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये टूटकर Ag+Br ब्रोमीन बना देता है। इस सूरत में, इसको भी मैंने बैलेंस नहीं किया था, आप देख सकते हैं Cl है, यहाँ 2 लगा दिया जाए, फिर यहाँ 2 लगाना होगा, तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। AgBr आपका टूट जाता है सनलाइट के प्रेजेंस के कारण। क्योंकि इसमें सनलाइट है, सनलाइट को ही हम फोटो कह सकते हैं, फोटो मतलब प्रकाश, तो इसलिए ये प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या फोटोलाइसिस कहला गया। तो उम्मीद है आपको वियोजन अभिक्रिया के तीनों ही प्रकार समझ में आ गए होंगे, चाहे वो थर्मोलाइसिस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो, चाहे वो फोटोलाइसिस हो। अब देखिए इसको कब थर्मोलाइसिस होता है, कब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और कब फोटोलाइसिस होता है, ये थोड़ा सा समझने का चीज है। जब दो कमजोर यानी प्लस वाला भी कमजोर आयन और माइनस वाला भी कमजोर आयन आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है, तो ये कंपाउंड बहुत कम एनर्जी पर टूट जाता है। तो बहुत कम एनर्जी, इसलिए सनलाइट पर ये आसानी से टूट गया। ये बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये हाईली रिएक्टिव है, ये भी नॉन मेटल है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, बहुत स्ट्रांगली बंधा होता है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमको विद्युत धारा का इस्तेमाल करना होता है। जबकि जो मैंने दिखाया आपको CaCO3, ये ठीक ठाक होता है, ऑन एवरेज मॉडरेट स्टेट में होता है। इसके पास एनर्जी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम होती है, तो उस सूरत में इसको आप हीट देके तोड़ सकते हैं CaO+CO2 में। तो इस तरह जो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है वो विद्युत धारा से टूटेगा, जो बहुत हल्के एनर्जी के साथ बंधा हुआ है वो सनलाइट, और जो मीडियम में है उसको हमको हीट देकर तोड़ना होगा। तो ये हालांकि बताने के लिए एक बात हो गई, पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान में तो रखना होगा। आपके सामने जितने भी रिएक्शंस आएंगे, किस रिएक्शन को किस की मदद से तोड़ा जाता है, ये आपको याद ही रखना होगा। फिर भी मैंने समझने के लिए थोड़ा सा आपको बता दिया। अब आइए हम सब अगला आते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एक हाईली रिएक्टिव यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द chemical reaction in which a highly reactive metal displaces the less reactive metal from their salt solution is called displacement reaction। आगे जाके इसको एक और नाम दिया जाएगा, substitution reaction, और हिंदी में कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आगे नाम आएगा अगले चैप्टर में। तब तक हम सब इसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया में हो गया कि जो ज्यादा शक्तिशाली एलिमेंट होगा वो कम शक्तिशाली एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। मान लीजिए आपके सामने है कॉपर सल्फेट CuSO4,
ये एक्वस फॉर्म में होता है। एक्यू मतलब एक्वस। अब ये एक्वस क्या है? तो एक्वस का मतलब होता है जलीय। तुम ऐसे समझ सकते हो कि किसी पानी में तुम किसी सबस्टांस, किसी पदार्थ को मिलाते हो और पानी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो वो जो घोल तैयार हुआ उस घोल को हम कहेंगे एक्वस। उसमें कुछ ठोस मैंने डाला, पानी पहले से द्रव था, दोनों के मिलने पर जो जलीय विलयन तैयार हुआ वो तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। पानी में चीनी से भी सोच सकते हो, बहुत गाढ़ा ना भी हो तब भी तुम उसको एक्वस कह सकते हो, क्योंकि ठोस को उसमें घोला गया है। और एक्वस की बात जब आती है तो हम सब उसके सांद्रित और तनु होने पर विचार करते हैं, यानी गाढ़ा और ढीला होने पर विचार करते हैं। वो जल्दी ही अगले चैप्टर में तुमको मिल जाएगा। अब इसके साथ इसके बगल में हम ले आते हैं जिंक को। जिंक यानी Zn। अब ये जिंक जो है ये अगर कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली होगा तो कॉपर को हटाएगा, और अगर कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। पर जिंक कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है। जिंक जो कि जिसके बगल में तुम यहाँ लिख सकते हो सॉलिड, ये बना देगा ZnSO4, जो कि खुद भी एक्वस होगा और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, दो सॉलिड में होगा। तो इस तरह से तुम्हारा जो ये कॉपर सल्फेट था, नाम लिखना नीचे बहुत जरूरी होता है, ये जिंक से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर को अलग कर दिया। तो ये है तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। अब तुम देख सकते हो सब बैलेंस ही है। SO4 पूरा मैंने एक साथ देख लिया, एक ही है, जिंक एक ही है, कॉपर एक ही है, तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से संतुलित है। हाँ, कलर की बात करें तो ये बेचारा ब्लू कलर का होता है। जिंक उसको जब हटा देगा तो ये जिंक सल्फेट जो है ये व्हाइट कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट या व्हाइट। तो कलर भी तुम्हारा उस सॉल्यूशन का जो पहले ब्लू था धीरे धीरे वो सिल्वरी व्हाइट की ओर बढ़ जाएगा, व्हाइट सा हो जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में तुमको रंग बदलता भी दिखाई दे रहा है। अब ये समझ गए तुम कि ये है तुम्हारा बहुत कॉमन सा एक विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल अगर तुम देखना चाहो, मैं कुछ और भी ले सकता हूं। मान लो ZnSO4 और इसके बगल में ले आता हूं Mg। अब Mg Zn से ज्यादा पावरफुल है तो ये बनाएगा MgSO4 और प्लस Zn अलग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ, और ये भी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। पर सवाल उठता है कि सर कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव? आगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब तो तुमको पता चल ही जाएगा कौन लेस रिएक्टिव है कौन मोर रिएक्टिव। पर इस जगह मैंने एक ट्रिक तुम लोगों के लिए लिख रखा है। तुम जब पेज डाउनलोड करोगे तो उसमें भी लिखा मिलेगा कुछ इस जगह। इस पिक्चर में तुमको दिख रहा होगा, एक सेंटेंस दिख रहा है, देखो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सरे पकाता है, क्यों ठहरी आएगा और पीटेगा। दिख रहा है ना? ये कहानी कुछ ऐसी हो गई कि एक पैसे वाला, काफी पैसे वाला आदमी था जिसके घर में नौकर चाकर थे, एक रसोईया था, एक माली था। पर एक दिन किसी कारण से उसके रसोइये को कहीं जाना पड़ गया, और उस पैसे वाले आदमी जिसका नाम केदारनाथ था उसके पास, उसको खुद खाना बनाने नहीं आता था। उसका एक छोटा सा बेटा भी था हरी, जो बड़ा क्यूट सा था। तो अब वो अपने माली को कहता है आज तुम खाना बनाओगे, और माली का भी वैसा ही हाल, उसको भी खाना बनाने नहीं आता है। तो जब वो खाना बनाने जाता है तो चुनने के क्रम में सड़ा हुआ आलू भी उठा कर ले आता है। खाना बनाने जाता है तो सब्जी में नमक डालना भूल जाता है। तो देखो सेंटेंस कैसे तैयार हो रहा है। सेंटेंस तैयार होता है केदारनाथ का माली आलू, चूंकि आलू की सब्जी बनाता है, तो आलू जरा फीके सरे पकाता है, क्यों ठहरी आएगा और पीटेगा। सीरीज को देख लो तुम। केदारनाथ का माली तुमको लाइन से सब दिख रहा होगा, और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज डाउन हो रहा है, या ऐसे कहोगे जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट्स की वो बढ़ती जा रही है। तो उस टेबल में तुमको दिखेगा जिंक कॉपर के ऊपर है, कॉपर के ऊपर जिंक है, इसलिए जिंक ज्यादा शक्तिशाली है, तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। उसी तरह मैग्नीशियम को जब तुम देखोगे तो मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैग्नीशियम ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो सका। अगर ये लेस रिएक्टिव होता तो यहाँ हम लिख देते कोई अभिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन। तो इस तरह तुम उस ट्रिक की मदद से, केदारनाथ वाले ट्रिक की मदद से तुम आसानी से याद कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट कितना शक्तिशाली है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स तैयार कर सकते हो। अब सब्स्टिट्यूशन तैयार हो जाने के बाद हम
द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। अब अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ मैं ये कहूंगा कि जिस तरह विस्थापन में आपने देखा कि अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को हटा रहा था, तो यहाँ द्विविस्थापन का मतलब कि दोनों एक दूसरे को हटाएगा। ठीक है, हटाएगा, पर परिभाषा ऐसे नहीं चलती। परिभाषा के लिए कहा जाता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच द आयन इंटरचेंजेस देयर प्लेस इज कॉल्ड केमिकल। द केमिकल रिएक्शन इन विच ions interchange their place is called double displacement reaction। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, आपके सामने हो NaSO4, नाम तो याद हो गया होगा आपको। Na मतलब सोडियम, SO4 यानी सल्फेट, तो ये है आपका सोडियम सल्फेट। इसको अगर मैं रिएक्ट करा दूं BaCl2 से तो क्या होता है वो देखिएगा। एक तरफ Ba है और एक तरफ Na, दोनों अपनी पोजीशन को बदलेगा। मतलब बनता क्या है, BaSO4 और NaCl, ये माफ कीजिएगा NaSO4। अगर इसको एग्जाम्पल से देखा जाए तो एग्जाम्पल में आप गौर कीजिएगा, ये आपके सामने है Na2SO4, नाम तो याद हो गया होगा, Na सोडियम और SO4 सल्फेट, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। और इसको अगर मैं रिएक्ट करा दूं BaCl2 से तो ये बनता है BaSO4, यानी Ba इसके पास आ गया और Na इसके पास जाएगा तो ये बनेगा NaCl। तो इस तरह से दोनों ही पॉजिटिव वाले जो आयन थे, चाहे वो सोडियम हो या बेरियम हो, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं। यानी सोडियम सल्फेट से बन गया बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से बन गया सोडियम क्लोराइड। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं CuSO4 प्लस H2S, अगर मैं इससे मिलाऊं तो ये बनेगा CuS प्लस H2SO4। ये आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर के साथ सल्फाइड आ गया और हाइड्रोजन के साथ सल्फेट आ गया, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट को तो आपने समझ लिया कि दोनों ही आयन इंटरचेंज करते हैं अपने प्लेस को, दोनों आदान प्रदान होता है आयन का। पर इसके बाद मैं यहाँ से सीधा आपके पास इस जगह आता हूँ, अवक्षेपण अभिक्रिया पर। अवक्षेपण अभिक्रिया को अगर मैं इसी रिएक्शन से समझाऊं, इस इक्वेशन को देखिए, तो यहाँ इस डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान जो ये बेरियम सल्फेट बनता है, ये बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप के रूप में होता है, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी PPT। तो चूंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको आप अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको द्विविस्थापन के साथ आप अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस वाले में इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कॉपर सल्फाइड का, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये आपका काला अवक्षेप यानी ब्लैक PPT फॉर्म करता है। तो इस तरह अवक्षेपण अभिक्रिया भी आपके सामने में आ गया। आपके बुक में भी इसके और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब हमारे पास बचता है और 5 रिएक्शन। तो चलिए अब हम सब अगला ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में कहा जा सकता है या कहा जाता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ पर ऑक्सीजन का योग होता है या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन अलग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप Mg को देखिए, इसको अगर मैं सीधे सीधे O यानी O2 के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये बना लेता है MgO। तो Mg पर किसका योग हुआ, कौन आके जुड़ा, तो वो जुड़ने वाला है ऑक्सीजन। तो जब इस पदार्थ पर ऑक्सीजन का योग हुआ तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और मैग्नीशियम जो है वो
ऑक्सीकृत, मैग्नीशियम ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन के ह्रास को भी अगर समझना हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने में कोई कंपाउंड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको मैं जिंक से रिएक्ट करा दूं तो जिंक ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ये बनेगा ZnS प्लस H2। तो देखिए अब H2S से हाइड्रोजन अलग हो गया और जिंक बैठ रहा है, तो हम यहाँ इस अभिक्रिया को भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही मानेंगे। और यहाँ आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इससे हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया। तो ये है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें कौन ऑक्सीकृत हुआ है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें कौन ऑक्सीकृत हुआ है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था तब तो हाइड्रोजन अलग हुआ। तो ऐसा नहीं है आप बोल दीजिएगा कि सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकृत हुआ है, उससे हाइड्रोजन अलग हुआ है, और हाइड्रोजन का अलग होना ही तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहलाता है। तो आप ऑक्सीकरण अवकरण को इस जगह छोटे पैमाने पर समझ गए हैं। अगले क्लास में तो पूरा एक चैप्टर होगा आपके लिए 11th में, पर अभी बस इतना ही, और जल्दी से हम सब अवकरण को भी देख लेते हैं। तो जिस तरह आपने ऑक्सीकरण का अभिक्रिया देखा कि हाइड्रोजन का अलग होना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाया, ठीक इसका उल्टा अवकरण कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन अलग निकल जाते हैं, या हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक इसका उल्टा इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन अलग हो रहा था। अवकरण में ऑक्सीजन अलग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो वैसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण ऑक्सीकरण का एक और हिंदी में एक और प्रचलित नाम है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और इसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नोट्स में लिखा है जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, पर याद रखिए इसको उपचयन अभिक्रिया, इसको अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम सब बात कर रहे हैं अवकरण के एक उदाहरण की। तो अवकरण में आपको इससे मैं दिखाता हूं, ये है ZnO और इसको मैं रिएक्ट कराता हूं कार्बन से। तो कार्बन क्या करता है? जिंक से, कार्बन जिंक से ऑक्सीजन को छीन लेता है, Zn अलग हो जाता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया, हुआ ना, तो ये अवकरण अभिक्रिया हो गया, अवकरण। और यहाँ हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड वो अवकृत हो गया है, यानी रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन अलग हो गया, इसलिए यह अवकरण अभिक्रिया है। कौन अवकरित हुआ है? तो अवकरित हुआ है ZnO, जिंक ऑक्साइड। समझ में आ रही है बात? या अगर आप हाइड्रोजन के जुड़ने को देखें तो कॉमन सा बहुत सारा एग्जाम्पल तैयार हो सकता है। मान लीजिए हम सीधे सीधे H और Cl को लेके भी चले तो ये बना देगा HCl, Cl के आगे 2 लिखना होगा। तो आप देखेंगे Cl पर कौन आके जुड़ गया है? Cl पर जुड़ गया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का योग हो गया। तो अपने आप में ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन का योग हुआ है। तो ऑक्सीजन का अलग होना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये कहलाता है आपका अवकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अवकरण देख लिया आपने। अब हम सब जल्दी से रेडॉक्स को देखते हैं। तो रेडॉक्स नाम को पहले आप देखिए। रेडॉक्स जो है ये 2 हिस्सों में टूटता है, रेड और ऑक्स। बोलने वाले तो इसको लाल बैल भी बोल देते हैं, रेड और ऑक्स। पर रेड से निकला रिडक्शन और ऑक्स से निकला ऑक्सीडेशन। तो जब बात आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण अवकरण की एक साथ करते हैं तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन occurs simultaneously is called रेडॉक्स रिएक्शन। आप इसी रिएक्शन को देखिए, मैंने इससे आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि जिंक ऑक्साइड जो है अवकरित हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है। और मैंने ये नहीं बताया कि इसमें देखिए कार्बन जुड़ में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, यानी कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये जो है ये रिड्यूस हो रहा है।
तो एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो गई, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना आपका अवकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण अवकरण साथ में हुआ है, इसलिए ये एक रेडॉक्स का भी उदाहरण बन सकता है। तो इस तरह वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहला रहा है। तो रेडॉक्स को भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी आपके समझ में आ गई। अब हम सबके पास अगला है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अब अगला है ऊष्माक्षेपी यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, हालांकि बताया नहीं वो एक्जोथर्मिक है। तो इसमें बस ये समझिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम एक्जोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था चूना पत्थर का, जिसको लाके आप पानी में मिलाते हैं तो ये बनता है CaOH2 और प्लस CO2। और इसमें मैंने कहा था कि आप बाल्टी को बाहर से छुएंगे तो आपको बाल्टी गर्म नजर आएगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा, काफी सारा ऊष्मा जो है वो मुक्त होता है। इस तरह इस अभिक्रिया में चूंकि ऊष्मा मुक्त हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को आप कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था ऊष्माक्षेपी। अब आखिरी मैं देखता हूं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओह माफ कीजिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक ऊष्मा का अवशोषण करने वाला, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको वियोजन अभिक्रिया में देखने को मिला था, जहां मैंने इसे ही तोड़ा था सिर्फ गर्म करके। इसको मैंने गर्म किया था, ये टूट गया था CaO प्लस CO2 में। तो इसमें आपको हीट देना पड़ा, इसमें हीट मुक्त यानी ऊष्मा जो है मुक्त नहीं हुई, इसमें आपको ऊष्मा देना पड़ गया। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी, क्योंकि उसमें ऊष्मा लिया गया है, या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम, या ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपके 10 के 10 रिएक्शन कंप्लीट हो गए। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो मैंने बताया था, साथ ही आप फोटोलाइसिस वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये 10 तरह के रिएक्शन थे जो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ आपके चैप्टर का जो मेजर सेक्शन था वो खत्म हो गया। अब 2 और बेसिक चीज बच जाती है। वो बेसिक 2 चीजें हैं, रेंसिडिटी जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता, और दूसरा है कोरोजन जिसको हम कह सकते हैं संक्षारण। तो अब जल्दी से इन दोनों को देखते हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कोरोजन को समझते हैं। आपने जंग लगना तो देखा है लोहे में, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो पापड़ की तरह उड़ रहा होता है, पपड़ी बनता है और उड़ता चला जाता है। तो हम कहते हैं किसी पदार्थ का परत दर परत नष्ट होना कोरोजन है। यानी जब कोई पदार्थ परत दर परत, लेयर बाय लेयर टूटना शुरू करता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है जंग लगना, यानी लोहे पर जो जंग लगता है वो एक तरह का संक्षारण है, कोरोजन है। क्यों? क्योंकि लोहा जब खुली हवा और नमी के संपर्क में होता है तो वो अपने ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, और यही आयरन ऑक्साइड जंग कहलाता है। और ये जंग के कारण धीरे धीरे वो परत दर परत नष्ट होता है, जो प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। अब जंग लगने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे उपाय हैं। जैसे उसके ऊपर पेंट कर देना, उसके ऊपर ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर देना, यानी तेल लगाना या ग्रीस लगाना। इसके बाद एक आता है यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन आपने वो सुना होगा ना कि हाँ, चांदी पर सोने का पानी चढ़ा दिया, या नकली गहना क्या है तो तांबे पीतल पर सोने के पानी को चढ़ाकर गहने को बेच देना। तो ये जो पानी चढ़ाने वाली बात है, ठीक वैसे ही लोहे के ऊपर जस्ते की पानी चढ़ा दी जाती है, यानी जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं यसद लेपन। लोहे के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यसद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाती है।
एक लोहा और एक जिंक यानी जस्ता, तो लोहे के ऊपर जिंक की पतली लेयर जिससे लोहे में जंग नहीं लगता, तो ये भी जंग लगने से बचाने का एक उपाय है। अब अगर उससे आगे चले तो विकृत गंधिता को यानी रेंसिडिटी को देख लेते हैं। आपने देखा है ना, खाना 2 दिन रखा रहने के बाद महक जाता है, महकता है या नहीं महकता है? महकता है। तो यही है विकृत गंधिता, खराब गंध आना। विकृत मतलब बुरा, और गंध तो समझ ही रहे हैं आप, सेंट खराब आता है। तो विकृत गंधिता क्या है? कोई खाद्य पदार्थ जिसमें ज्यादा तेल होता है, ज्यादा वसा होती है, तो वो जो फैटी या ऑयली इडेबल सब्सटेंसेस है, जो फूड है, वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के यानी हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण वाला अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीकृत होने के कारण उससे एक अजीब तरह की गंध आने लग जाती है, और इसे ही हम विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं, और खाना रेंसिडाइज हो जाता है। तो इस तरह ऑक्सीडेशन मेरे लिए इस जगह बड़ा नुकसान पहुंचाता है, एक खाना जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों के आने से उसमें एक अजीब तरह की गंध पैदा हो जाती है और वो खाने योग्य नहीं रहता। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधी होने से बचाने के लिए पदार्थ को यानी रेंसिडाइज होने से बचाने के लिए हम खाना को क्या कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, एयर टाइट पैकेट में यानी ऐसा पैकेट जिसमें हवा ना घुसता हो उसमें रखा जा सकता है, या फिर एक प्रक्रिया जो आप अक्सर कुरकुरे के पैकेट में या चिप्स के पैकेट में देखते होंगे, हवा ढेर सारा भरा होता है, तो वास्तव में वो हवा नहीं होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि उसमें हवा ना घुस सके, और नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जिसके कारण वो जो चिप्स है, वो जो कुरकुरे हैं, वो हवा के संपर्क में नहीं आते और खराब नहीं होते हैं। तो एक ये है कि आप कोई भी उसमें निष्क्रिय गैसों को उस थैले में पूरी तरह से भर सकते हैं, जिससे खाना जो है रेंसिडाइज होने से बच जाता है। तो इस तरह रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता को भी आपने समझ लिया, जंग लगने को भी आपने समझ लिया। बाकी कुछ और चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी जो इन्हीं से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होगा। कुछ नया आपके लिए अब बचा नहीं है, यह चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस नोट्स को डाउनलोड करें और इस नोट्स को अच्छे से आप याद कर लें। समझने के लिए आपके पास ये वीडियो है ही। तो अगले वीडियो में हमसे मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।